हेलो। हेलो। ठीक है। चलो ध्यान देंगे जरा सभी अब। क्या है टॉपिक आज का? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की क्या भूमिका रही कहाँ पर? स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम जो हम पहला मानते हैं अंग्रेजों के विद्रोह में, वो कौन से सन में मानते हैं? 1857। कामयाब तो वो नहीं रह पाया। किस कारण? क्या मूल कारण था कि 1857 का विद्रोह कामयाब नहीं रह पाया? नेतृत्व की कमी, बहुत बढ़िया। और एकता की कमी। मेन तो ये दो कारण है। अगर किसी भी युद्ध में लड़ना है, जैसे आपको नौकरी भी लेनी है अगर सरकारी, तो उसमें सबसे पहले तो क्या चाहिए? गाइडेंस, कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और दूसरा आपकी एकाग्रता या फिर एकता, मान लो कि जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें उसी तरीके से लगातार निरंतर प्रयास करते रहो। ठीक है। तो आज पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे कि कैसे उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका ली, और फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे जितना हम पढ़ पाएंगे। बेसिकली जो स्वतंत्रता संग्राम उत्तराखंड की जो भूमिका रही वो दो चरणों में रही। आज पहले चरण की बात करेंगे, और उस पर जितने भी सवाल बन सकते होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, इसे रोक लो कोई। ठीक है, ये मेहनत नहीं करनी। जीएस का मेन काम है बैठ के सुनना। जो मेहनत करनी थी वो मैंने कर ली। अब यही पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो कि, तो बस इस पीडीएफ में लिखा क्या है उसे समझ लो बस। ठीक है, इसके पीछे की कहानी क्या है उसे समझ लो, ताकि वो हमेशा के लिए मन में बस जाए। ठीक है। अगर स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, ठीक है, तो उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा था। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड भी किसका? उत्तराखंड तो तब नहीं था, तब क्या था? उत्तर प्रदेश था। और उत्तर प्रदेश भी नहीं था, तब क्या था? तब तो उत्तर प्रदेश भी नहीं बोलते थे, तब तो छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। और जब एकीकृत किया भी, या फिर जब अंग्रेजों ने शासन किया भी, इसका नाम तब भी क्या था? संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस। उसका नाम हमने उत्तर प्रदेश करा। फिर वहां से क्या निकल कर आया? उत्तरांचल। और उत्तरांचल का भी क्या बनाया हमने? उत्तराखंड। अभी यहाँ पर समझो जरा। ठीक है। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के लिए लड़ा गया। ब्रिटिश शासन का भारत में आगमन कब से माना जाता है? ब्रिटिश शासन का 1757 के प्लासी के युद्ध से। 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, वो किस किस के बीच लड़ा गया था? अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ हो, बताओ बताओ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। फिर क्या कहा? ये तो एक प्रयास था, एक तरीके से आगमन था, पर उसको मजबूती किसने दी? मजबूती दी 1764 के बक्सर के युद्ध ने। ठीक है। ये तो था अंग्रेजों का कहां पर, या ब्रिटिश शासकों का भारत में आगमन। पर अगर बात की जाए ब्रिटिशर्स का आगमन उत्तराखंड में कब माना जाता है, तो वो माना जाता है कब? वो माना जाता है उत्तराखंड जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, इस संघर्ष से अछूता नहीं रहा। नाला पानी के युद्ध और सिंगोली संधि के बाद अंग्रेजों का उत्तराखंड में प्रवेश बढ़ने लगा। 1815 में अंग्रेजों ने गढ़वाल राज्य के आधे हिस्से को अपने नियंत्रण में लिया और कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा बना दिया। इस विभाजन के बाद गढ़वाल का एक हिस्सा तो क्या कहलाया? ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक है। जबकि शेष भाग क्या कहलाया? टिहरी रियासत। ठीक है। तो कुमाऊं कमिश्नरी में उन्होंने मिला दिया गढ़वाल के आधे हिस्से को, उसको वे क्या बोलने लग गए अब? ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक है। और बाकी जो हिस्सा बचा रह गया उसे क्या बोला? टिहरी रियासत। ये है वो नाला पानी का युद्ध। नाला पानी का युद्ध आज भी अमर कथाओं में कहा जाता है नेपालों में। ठीक है। और नाला पानीमा जैसी होती है ना, पुराने पुरानी जो पिक्चरें चलती हैं, जो लोक कथाएं चलती आती हैं, तो नेपाल में आज भी इसे बहुत याद से मनाया जाता है कि जो गोरखा थे या फिर जो नेपाली थे, उन्होंने कितने शौर्य का परिचय दिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नाला पानी कहाँ पर स्थित है ये, अगर आपको पता हो तो?
ऐसा लग सकता है नाला पानी कहाँ स्थित है, नेपाल में, पर नाला पानी स्थित है देहरादून के पास। ठीक है, देहरादून के पास एक किला था खलंगा का, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, खलंगा युद्ध स्मारक की कहानी। इसकी अगर आप थोड़ा सा अगर इस कहानी को जानना चाहो तो यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा, 600 गोरखा सैनिकों ने 10,000 अंग्रेजी सैनिकों को चटाई थी धूल। और गोरखा सैनिकों के शौर्य का गवाह है खलंगा वॉर मेमोरियल। आज भी वहां पर 2 स्तंभ खड़े हैं। ठीक है, जो 2 स्तंभ खड़े हैं वो एक तो अंग्रेजी का ही जो मेजर जनरल था गैलेस्पी, जो इसमें मारा गया था स्टार्टिंग में, उसके नाम पर, और एक दूसरा था बलभद्र कुंवर के नाम पर, जो किसकी, उस किले की रक्षा कर रहा था, किसकी तरफ से, गोरखाओं की तरफ से। ठीक है, इसकी अगर थोड़ी सी आप पृष्ठभूमि समझो इस युद्ध की, तो वो क्या थी कि जब अंग्रेजी हुकूमत अपना प्रचार प्रसार कर रही थी, हर तरफ अपनी सीमाओं को बढ़ा रही थी, तो उसे, जब उसने अपनी सीमाएं उत्तर की तरफ बढ़ानी शुरू करी, तो उसको कहाँ से रेजिस्टेंस, कहाँ से मिलना शुरू हुआ, गोरखाओं की तरफ से। तो गोरखाओं पर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने 4 यूनिट बनाई। उन 4 यूनिट का नाम क्या था, 4 यूनिट, 4 स्टेशंस बनाए, जहाँ से आर्मी तैनात हुई थी हमला करने के लिए, नॉर्थ से लेके साउथ तक। उसको मैंने जो कोड बनाया वो ऐसे बनाया, BDM और L। बी मतलब बनारस, डी मतलब दीनापुर, एम मतलब मेरठ, और एल मतलब क्या था, लुधियाना। ठीक है, ये 4 यूनिट थी, जहां उन 4, जैसे अब कभी भी आप हमला करते हो किसी युद्ध में, या किसी, अगर आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप छोटी छोटी यूनिट में बट जाते हो, ताकि आप चारों तरफ से एक साथ हमला कर सको। तो वो जो 4 छोटी छोटी यूनिट थी, उनमें से एक यूनिट कौन सी थी, मेरठ की जो यूनिट थी। उस मेरठ की यूनिट को जो हेड कर रहा था वो था मेजर जनरल गैलेस्पी, जो अपने लगभग 5 से लेके 10,000 सैनिकों को लेकर किसकी तरफ चल पड़ा, नाला पानी की तरफ। और क्या कारण था कि ये गोरखाओं से लड़ना चाहते थे, अगर कोई पूछे कि इस युद्ध का मेन कारण क्या रहा, क्या, एक तो विस्तारवादी सोच रही, पर विस्तारवादी सोच के साथ साथ एक क्या रहता है कि मान लो अगर आप गली मोहल्ले या फिर एक खेत की भी बात करो, हम ज़्यादातर लोग हैं जो खेती किसानी से हैं, मान लो अगर 2 खेत है और 2 अलग अलग व्यक्तियों के खेत है, तो उसमें लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहेगा, कब तक, जब तक वहां पर क्या ना बन जाए, क्या ना बन जाए, डोल बोलते हैं उसे, मुंडेर बोल दो चाहे डोल बोल लो, ठीक है, जब तक वो सीमा ना बन जाए तब तक ये तेरा खेत ये मेरा खेत माना नहीं जाता। तो यही कारण था कि नेपाली यानी गोरखाओं के साथ, या एक तो सीमा विवाद, दूसरा क्या था, जब आप उत्तराखंड या भारत का नक्शा देखोगे, तो भारत से तिब्बत में अगर मुझे क्या करना है व्यापार, तो कहाँ से होके जाना पड़ेगा, उत्तराखंड से होके जाना पड़ेगा, या हिमाचल से होके जाना पड़ेगा। अभी मैं दिखाऊंगा अगली पिक्चर में कि दरअसल गोरखाओं के अंदर कितना बड़ा राज्य था, और क्या हमने सिंगोली की जो संधि हुई उसमें अंग्रेजों ने कितना हिस्सा वापस लिया। तो जो तिब्बत से व्यापार था, उस व्यापार को पूरा करने के लिए या उसमें रुकावट के लिए कौन थे, गोरखा बीच में आते थे। तो गोरखाओं से लड़ाई और उनसे संधि करने का मात्र एक कारण यह था कि एक तो ये सीमा विवाद जो आज तक चल रहा है, आज भी 60,000 हेक्टेयर भूमि विवादित है। कहाँ पर, कौन सा एरिया है जहाँ अभी भी लड़ाई होती है, नेपाल, अगर सुना हो और अगर खबरों में पढ़ा हो, तो कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ अभी भी लड़ाई चल रही है, टनकपुर काला पानी का जो क्षेत्र है हमारा, वहां पर अभी भी विवाद है, किसका, नेपाल का और भारत का। ठीक है, नेपाल की तरफ से कौन सपोर्ट में आ जाता है एकदम, चाइना आ जाता है। चाइना का क्या उसमें वो है लाभ, वो चाहता है कि जो मेरा पड़ोसी मुल्क हो वो हमेशा क्या रहे, अस्थिर रहे। अगर वो स्थिर रहेगा तो उसका सारा दिमाग कहाँ रहेगा, उसको स्थिरता बनाए रखने में। अगर मेरे घर में शांति नहीं है तो मैं पहले शांति बनाऊंगा या अपने और आगे एम्बिशंस जो मेरी सोच है उसको पूरा करूंगा, तो पहले हम शांति बनाए रखेंगे। यही कारण है जितना भी आपका मध्य एशिया है, अफगानिस्तान अरब क्षेत्र है, यहाँ हमेशा क्या रहेगा आपका, हमेशा अस्थिरता रहेगी। और वो अस्थिरता बनाने का मेन मुद्दा किसका रहता है, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका का। क्यों, अगर वो स्थिर हो गए, सबसे ज्यादा तेल पर अधिकार किसका है, अरब क्षेत्र का है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर वहाँ स्थिरता बरकरार हो गई, वो पढ़ लिख गए, तो क्या होगा वहाँ पर, शांति जब बन गई
तो वो बात करेंगे डेवलपमेंट की। और जब डेवलपमेंट की बात करेंगे और जिसकी पावर होगी, पावर किसकी होगी? जिसके पास क्या होगा? पैसा होगा। जिसका पैसा होगा, जिसकी पावर होगी, उसी के देश में फिर चलनी शुरू हो जाएगी। तो यही एकमात्र कारण है कि दूसरे पड़ोसी देशों को क्या करके रखो? हमेशा अस्थिर करके रखो, ताकि वो अपनी स्थिरता, अपनी सरकार को बचाने में ही उलझे रहें और फिर विकास की बात तो वो सोच ही ना पाए। यही कारण है, अगर आप राज्य को भी देखो, देश के जो राज्य हैं, हमारे देश में कौन से राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आगे निकल गए विकास में? ज्यादातर कहाँ के दिखेंगे? साउथ के दिखेंगे, क्योंकि वहां पे अस्थिरता कम है। और जहां पर अस्थिरता ज्यादा है, झारखंड, बंगाल तो छोड़ो, बंगाल भी ठीक ही चल रहा है अभी, या ये तो आप आजकल देख रहे हो, बिहार, झारखंड, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर या तो दो परिवारों की लड़ाई रही, उन दो परिवारों में वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे, जहां पर वो कभी किसकी बात नहीं कर पाए? विकास की। और इसलिए पीछे छूटते चले गए। हर एक सूचकांक में जब भी आप देखोगे, वो कहाँ मिलेंगे आपको? पीछे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्मारक बना हुआ है, कलिंगा या खलंगा स्मारक बोलते हैं। दो स्तंभ इस पर खड़े हैं। एक, ये शायद बलभद्र पवार का चित्र होगा, और एक थे हमारे गैलेस्पी, एक और थे ऑक्ट्रीवन करके कुछ नाम था, एग्जैक्ट तो मैं नाम है, ऑक्टा रोनी, हाँ इस टाइप से कुछ नाम था। दो लोग थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। अब इधर आओ जरा, ये लिखा भी है इसमें, नाला पानी की लड़ाई 1814 से 1816 के एंग्लो नेपाली युद्ध की पहली लड़ाई थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच लड़ी गई थी। उस समय गोरखा घराने द्वारा शासित था जो वो क्षेत्र था। यह लड़ाई देहरादून के पास नालापानी किले के आसपास हुई थी, जिसे 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 1814 तक लड़ा गया। आप ये समझ पा रहे हो कि 600 लोग किसके खिलाफ खड़े हैं? 10,000 लगभग, कुछ 5,000 बताते हैं, कुछ हजार, जैसे यहाँ पर क्या है 5,000 से अधिक। पर किसी को अगर अपनी गाथा सुनानी है तो ज़्यादा ही बताएगा, तो नेपालियों से पूछोगे तो क्या बताएंगे? 10,000 लोग थे। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया। क्या था? किले की चौकी की कमान किसके पास थी? कैप्टन बलभद्र कुंवर के हाथ में थी, जबकि मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो गेलेस्पी, जो पहले जावा इंडोनेशिया में भी लड़ाई लड़ चुके थे, हमलावर ब्रिटिश सैनिकों के प्रभारी थे। गिलेस्पी घेराबंदी के पहले दिन अपने आदमियों को इकट्ठा करते समय मारा गया। संख्या और मारक क्षमता दोनों के मामले में काफी बाधाओं के बावजूद बलभद्र और उनकी 600 मजबूत गैरिसन ने एक महीने से अधिक समय तक 5,000 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ सफलतापूर्वक डटे रहे। यहाँ पर आपको दो पिक्चरें याद दिलाते हैं। एक केसरी पिक्चर याद है आपको, जिसमें कौन था? अक्षय कुमार था। तो वहाँ जो किला था और मुगलों की जो सेना थी, वहाँ ब्रिटिश के सैनिक थे, वो चंद 40-50 सैनिकों ने पूरी मुगलों सेनाओं को रोक के रखा था। और एक दूसरी अगर मैं कहानी सुनाऊं, तो पद्मावती सुनी है आपने? तो पद्मावती में जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, तो उनका जो शौर्य था, उन शौर्य उनके जो शौर्य था उसके खिलाफ उनकी जो खिलजी की जो लाखों की सेना थी, वो भी हार मान गई। तो लास्ट में उन्होंने क्या टैक्टिक्स अपनाई थी, क्या षड्यंत्र रचा था ताकि ये हार मान जाए? अगर पिक्चर देखी हो, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा भी हो, है? अकेले अकेले लड़े थे मतलब कि आजा कोने में, हिम्मत है तो अकेला आ जा, वो तो पिक्चर में है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखो पता क्या होता है, आप, नहीं नहीं समझो जरा आप, मान लो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ताकतवर हैं, ठीक है, आपको मैं ताकत से नहीं हरा सकता, तो फिर मैं क्या करूंगा? षड्यंत्र रचूंगा। षड्यंत्र कैसे रचूंगा? आपकी ताकत क्या है? आपके सैनिक। और सैनिकों की ताकत क्या है? खाना पीना। अगर उनको प्रोटीन प्रोटीन तो छोड़ो, मतलब प्रॉपर खाना पीना अगर मिल रहा है, तो उनके अंदर ताकत बनी रहेगी। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? पहले इनका खाना पीना बंद कर दो। और जब खाना पीना बंद करोगे, तो ये अपने आप ही भूख से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जब ये इस तरीके से पहुंच जाएंगे कि एकदम भूखे प्यासे मरने लगे, तो ये अपने आप ही क्या कर देंगे? सरेंडर कर देंगे। यही इनके साथ हुआ। ये है गिलेस्पी की फोटो, जब ये घेराबंदी करने जा रहा था, तो वहीं पे ये मारा गया था। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, ये तो सिंगोली की संधि है, इस पर बात अलग से करेंगे। इसकी अगर मैं कहानी बताऊं थोड़ी सी और, दरअसल जो एक किला था नाला पानी का, इसको अगर आप देखेंगे, इसमें तो मैं फोटो नहीं लगा पाया उसकी,
पर उसको अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, तो वो किला इस तरीके से बना था कि उसमें जो पानी का स्रोत था वो दीवार के बाहर था, यानी पानी बाहर से भर कर लाना पड़ता था और फिर किले के अंदर जितने भी लोग थे उनका वहां पर पूरा करते थे पानी की व्यवस्था। जब ये घेराबंदी हुई और चारों तरफ से हुई तो उन्होंने क्या किया, इस पानी के कनेक्शन को तोड़ दिया यानी काट दिया। तब जाके वो 1 महीने तक तो लड़े और लास्ट में इन 600 में से 69 सैनिक थे जो सिर्फ जिंदा बच पाए थे, बाकी सब भूख प्यास से मरते चले गए। और इन 70 सैनिकों ने भी हार ना मानकर लड़ाई को चुना और बाहर आके ये लगातार लड़ते रहे। यही कारण था, इसी शौर्य की वजह से जो ये लड़ाई थी, जो ये युद्ध था, इसमें सबसे खास बात क्या थी, जो भी लोग मरे उनका किसी ने भी अपमान नहीं किया, जो शव जहां थे वो वैसे ही रहे। जब युद्ध पूरा हुआ सबको अपने अपने शव लौटा दिए गए और उन्हें बाइज्जत या सम्मान के साथ जलाया गया या फिर दफनाया गया। इसी शौर्य गाथा की वजह से जब सिंगोली की संधि हुई तो ब्रिटिशर्स ने एक शर्त ये भी रखी कि जो हमारी आर्मी होगी उसमें एक रेजिमेंट किसके नाम की बनेगी, गोरखा रेजिमेंट की, जो आज तक भी है। ठीक है, ये है देखो मैप जो है। दरअसल ये पूरा मैप किसका है, जो क्षेत्र ये वाला एरिया जो ग्रे वाला दिख रहा है, ये क्षेत्र किसके पास था, गोरखाओं के पास। ये तराई का क्षेत्र है इधर। और जब सिंगोली की संधि हुई तो ये देख रहा है कुमाऊं, गढ़वाल, देहरादून, यही नाला पानी का क्षेत्र था जहां से ये युद्ध हुआ था। ये है सिरमौर। सिरमौर कहाँ पड़ता है आपका, हिमाचल प्रदेश में। और इसका एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है, सॉरी शहर भी है, जिसको बोलते हैं नाहन। नाहन तक कौन फैले हुए थे, गोरखा। 25 साल से राज कर रहे थे और जैसे गोरख्याली आपने पढ़ाई है, ये लगातार इन क्षेत्रों को कब्जा करते हुए आ रहे हैं। जब इन्होंने ये एरिया लिया तो टैक्टिक्स देखोगे आप, ये पूरा क्षेत्र किसके पास था, गोरखाओं के पास। इस क्षेत्र को छीन लिया गया और किसके पास रख लिया गया, ब्रिटिश इंडिया के पास। क्यों, ताकि यहां से सीधा किससे व्यापार हो सके, तिब्बत से। ठीक है, इसी तरीके से जब यहाँ पर आप देखोगे तो ये सिक्किम का जो एरिया है ये सारा भी किसके पास था, गोरखाओं के पास। और इस संधि में लिखा गया कि सिक्किम का जो राजा है, शायद आज भी या फिर मेरे ख्याल से 1960-62 तक रहा, तो सिक्किम के राजा के साथ कभी भी अगर विवाद होगा तो मध्यस्थता कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे इस विवाद में। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये तराई का क्षेत्र है, जहां पर सबसे ज्यादा क्या उगता है, तराई के क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को दबाने के लिए गोरखाओं ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने उनको खुश होकर ये क्षेत्र वापस किया था, ये जो डॉट डॉट वाला क्षेत्र है ये वापस कर दिया था थोड़ा। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं जरा सिंगोली संधि के आगे। अब देखो जरा, अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई, ये सारा जब हुआ, ये जब आए अंग्रेज 1815 में अंग्रेजों ने गढ़वाल के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर ही लिया था, जिसको क्या बोलने लग गए थे वो, ब्रिटिश गढ़वाल। उसके बाद मेन चीज इन्होंने क्या करी, वन विभाग की स्थापना। और ये कब हुई वन विभाग की स्थापना, 1864 में। इसकी हिस्ट्री बहुत काम की है, आज भी ये पोस्ट निकलती है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बच्चे किस चीज की तैयारी करते हैं, वन रक्षक, वन दरोगा। ठीक है, पर इसकी सबसे बेस्ट जॉब कौन सी है, IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। कुमाऊं के वनों का अधिग्रहण 1868 ने वन्य अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए। 1857 का विद्रोह और स्थानीय विद्रोह ने क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन की ज्वाला प्रज्वलित की। 4 सेंटर्स बने उस टाइम पर, एक तो देहरादून, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और टिहरी जैसे स्थान आंदोलन के प्रमुख केंद्र बने। आगे जब पढ़ोगे तो थोड़ी सी हिस्ट्री किसकी पढ़ेंगे, वन विभाग की। ठीक है, भारत में वन विभाग की स्थापना कब हुई, साल 1864 में हुई थी। साल 1864 में ब्रिटिश भारत सरकार के इंपीरियल वन विभाग की स्थापना की। ठीक है, इंपीरियल वन विभाग बोलने लगे, पहले इंपीरियल सर्विसेज बोलते थे इनको, इंडियन को। ठीक है, यह विभाग व्यवस्थित वन प्रबंधन के लिए एक अहम कदम था। साल 1866 में जर्मन वन अधिकारी डॉक्टर डिट्रिच ब्रेंडिस, ये हैं डिट्रिच ब्रेंडिस, ये फर्स्ट IG इंस्पेक्टर जनरल थे ऑफ
फॉरेस्ट। ये है हमारी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसका सिंबल है, जो अब यूपीएससी के थ्रू सबसे बड़ी सर्विसेज है। उन्होंने 1864 से 1883 तक भारत के वन महानिरीक्षक के तौर पर काम किया। साल 1867 में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विसेज का गठन किया गया। इसका मकसद बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना था। अब आप ये देखो, इससे पहले जब तक अंग्रेज यहाँ पर नहीं थे, तो ये वन जो थे ये तो हमारे ही थे। हम अपने हिसाब से यहाँ पर लकड़ियाँ काट सकते थे, रह सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। पर जब से ये कानून आने शुरू हुए, आपके घर में आकर अगर कोई कब्जा कर ले और वो कहे कि हम आपके लिए ही आए हैं, और वो कल भी हम इस पर बात कर रहे थे, और वो आप पर ही क्या लगाने शुरू कर दे, अंकुश। कैसे कि अभिषेक को बोले कि अभिषेक को भूख लग रही है 4 रोटी की, वो कहेगा रोटी तो आपको मिलेगी पर 2 ही मिलेंगी। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, मेरी ही रिसोर्सेज, मेरा ही खाना, और मुझ पे ही क्या लग रहा है, क्या लगा रहे हैं, प्रतिबंध। तो तब उससे क्या शुरू होता है, जन आक्रोश। और यही जन आक्रोश जो धीरे धीरे बढ़ेगा, कूली बेगार प्रथा थी जो, ये बाकी सभी हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, यही एकत्रित हो होकर आंदोलन का रूप लेगा धीरे धीरे। अभी देखो, साल 1966 में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विसेज का नाम बदलकर भारतीय वन सेवा IFOS कर दिया गया। IFOS भारत की प्रमुख वन सेवा है। इसका गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत हुआ था। चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो जरा, 1857 का विद्रोह, उसके मुख्य तथ्य और संक्षिप्त विवरण। ठीक है, जब 1857 के विद्रोह की लपटें उत्तरी और मध्य भारत में फैली, उत्तराखंड भी इससे अप्रभावित नहीं रहा। हालांकि ब्रिटिश गढ़वाल में विद्रोह की तीव्रता उतनी नहीं थी। किस वजह से नहीं थी, अगर आप बताएंगे, अगर आप जानते हो तो। यहाँ पर जो कुमाऊं कमिश्नर थे, कौन थे उस टाइम पर, रैमजे। उनकी वजह से ये ज़्यादा ब्रिटिश गढ़वाल में विद्रोह की तीव्रता ज़्यादा नहीं रही। ठीक है, मुख्य घटनाएं और भूमिका क्या थी। गढ़वाल में डिप्टी कमिश्नर बैकेट ने शांति बनाए रखने के लिए विद्रोहियों के खिलाफ सुरक्षा का आयोजन किया। मैदानी क्षेत्रों में कुछ क्रांतिकारियों ने गढ़वाल में अशांति फैलाने की कोशिश की, लेकिन कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे ने गोरखा सेना को अल्मोड़ा से श्रीनगर भेजकर विद्रोहियों को दबा दिया। और यही कारण था जिसकी वजह से उनको जो तराई का रीजन था वो वापस कर दिया गया, खुश होकर। चलो आगे देखो जरा, गढ़वाल और टिहरी रियासत की क्या स्थिति थी उस समय पर। ब्रिटिश गढ़वाल में स्थानीय नेताओं ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि ब्रिटिश शासन का समर्थन किया। पदम सिंह और शिवराम सिंह जैसे स्थानीय नेताओं ने अंग्रेजों का साथ देते हुए कोटद्वार और बहावर क्षेत्र की रक्षा की। उन्हें ब्रिटिश सरकार से जमींदारी दी गई। टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह ने भी अंग्रेजों की मदद की और विद्रोह के समय मसूरी में अंग्रेज परिवारों को शरण दी। कुमाऊं में विद्रोह और संघर्ष कैसे रहा। बरेली में खान बहादुर के नेतृत्व में विद्रोहियों ने नैनीताल पर कब्जा करने के लिए हल्द्वानी पर कई बार हमला किया। काली कुमाऊं के कालू मेहरा ने अंग्रेजों के खिलाफ एक गुप्त संगठन बनाया और लोहा घाट में अंग्रेजों की बैरकों पर हमला किया। विद्रोहियों ने बैरकों को जला दिया, लेकिन अंग्रेजों ने अंततः इस विद्रोह को भी दबा दिया। ठीक है, तराई के क्षेत्रों में बंजारों के संचार और यातायात बाधित कर अंग्रेजों को परेशान किया, पर इतना बड़ा कोई विद्रोह वो कर नहीं पाए। चलो आगे चलते हैं। देखो अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये कहानी और ये जो बात है ये किसी भी किताब में नहीं है। ठीक है, एक दो किताब में है, पर जैसा कि परीक्षा वाणी वगैरह मैं देख भी रहा था, वहां इसका जिक्र नहीं है अभी भी। किसका, कुंजा तालुका और 1824 का जो विद्रोह था। जो कुंजा तालुका है ये कहाँ पे है, रुड़की के पास है। आप कहाँ से, जो भगवानपुर जाओगे इधर से निकलते हुए तो ये पड़ता है कुंजा। इसको कुंजा बहादुरपुर के नाम से भी जानते हैं अभी। ठीक है, कहाँ पे है, बहुत बढ़िया, इकबालपुर के पास पड़ता है इस क्षेत्र। कुंजा तालुका में विद्रोह की ज्वाला 1857 से पहले ही जल चुकी थी। 1824 में यहाँ के ग्रामीणों का
अंग्रेजी सेना से सीधा संघर्ष हुआ था। ठीक है। ये संघर्ष की अगर छोटी सी मैं अगर आपको पृष्ठभूमि बताऊं, बैकग्राउंड क्या था दरअसल, जैसे अभी भी आप सुनते हैं लंढौरा एक क्षेत्र है, ये एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, इसके अंडर लगभग 803 लगभग गांव थे। यहाँ पे भी क्या था कि अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो अंग्रेज क्या करते थे, दमनकारी नीतियों से उस पर कब्जा कर लेते थे। ठीक है। और अगर फसल हो रही है नहीं हो रही है, उन्हें अपना कर वसूलने से मतलब हुआ करता था, क्योंकि ये क्षेत्र उत्तराखंड में ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपज होती है। ठीक है। तो यहाँ पर कर की मात्रा भी या फिर कर का प्रतिशत भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर अगर दमनकारी नीतियाँ होंगी तो वो उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली होंगी। तो उसी समय या उस समय पर क्या हुआ, जो ये कुंजा तालिका थी, इसके जो राजकुमार थे, मेरे ख्याल से उनका नाम था विजय सिंह। ठीक है, ये वर्ड भी कभी कभी आ जाता है कहीं पर। और इन्हीं का साथ दिया था कल्याण सिंह ने। और इन कल्याण सिंह को बोलते थे उस टाइम पर, ये गुज्जर समाज से थे और इन्हें बोलते थे कलवा गुज्जर, उस नाम से विख्यात भी थे। इन्होंने भरपूर विद्रोह किया, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। पर क्योंकि एकता या नेतृत्व की कमी की वजह से वो दबा दिया गया। इन सभी को मौका फिर पता कब मिला, 1857 के समय पर। और 1857 के समय पर जब ये विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों के मन में पहले से ही क्या थी, एक खींच थी, किन के खिलाफ, इस एरिया के खिलाफ, यहाँ के लोगों के खिलाफ, कि इन्होंने पहले भी हमारे खिलाफ विद्रोह किया था। तो हुआ क्या, 1857 विद्रोह के दौरान भी इस क्षेत्र ने सक्रिय भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने विद्रोहियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी थी, जिसे फांसी गधेरा कहा जाता है। फांसी गधेरा एक नैनीताल में भी है। अगर इस वर्ड को समझो, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है नावेद, गधेरा। गधेरा किसे बोलते हैं, ना ना कट्ठा नहीं होता। बहुत बढ़िया। जब भी कोई बहुत ज्यादा बारिश होती है, खाई होती है, तो जैसे पानी बहा तो वो एक बड़ा सा नाला होता है जहां से सारा गधेरा निकल जाता है। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, गधेरा। तो जब मास डिस्ट्रक्शन यानी बहुत से लोगों को मारना होता था, तो जो खाई होती थी उसे पूरा भर दिया जाता था, किससे, लाशों से। लाशों से इतने लोग मारेगी और लाशों से भरगी पूरी की पूरी खाई। तो उस एरिया को क्या बोला जाता था, फांसी गधेरा। ये आप इसको पढ़ोगे भी अगर, तो सीएम धामी ने राजा विजय सिंह स्मारक स्थल पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। कहा देश और दुनिया में राजा की वीरता का बजा डंका। ये अभी 2021 की बात है, जब धामी ने क्या, हमारे यहाँ वो भी आए थे उपराष्ट्रपति जो जेपी नड्डा भी थे। वहां के लोग आज भी 3 अक्टूबर 1824 को देश की आज़ादी की पहली लड़ाई कुंजा गांव को मानते हैं और इसको विजय दिवस के रूप में या शहीद दिवस के रूप में मनाते भी हैं। चलो अभी आगे चलते हैं जरा, थोड़ा और पढ़ो। ये है देखो, ये क्या है, सैकड़ों क्रांतिकारियों को इस पेड़ पर अंग्रेजों ने दी थी फांसी। हर साल 10 मई है एक्चुअली, है 10 मई 1857 को वट वृक्ष के नीचे श्रद्धांजलि देकर किया जाता है शहीदों को याद। है, ये रुड़की का ही है, सुनहरा गांव का है। ये पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है वहीं पे है ये पेड़। ठीक है, इसमें आज भी बेड़ियां लगी हुई है, जंजीर लगी हुई है। यहाँ खुले में टंगा दिया था। आज भी वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछोगे तो वो बताएंगे इस बरगद के पेड़ की कहानी। ठीक है, ये आज भी है, पर ये हमारी किताबों में नहीं है कहीं भी लिखा हुआ। ठीक है, पर ये बहुत बड़ी घटना थी जिसे जो अगर पढ़ता है और इतिहास सही से पढ़ना चाहता है तो इसे याद भी रखना चाहिए। चलो आगे बढ़ो जरा। अलग अलग क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो अब कहाँ पर आ गए हम, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा और अन्य क्षेत्र में विद्रोह का क्या आलम था। अल्मोड़ा में स्थित सेना के यूनिट में भी बगावत की सुगबुगाहट तो हुई। नाना साहब के आने की संभावना के कारण कई लोगों ने अल्मोड़ा और श्रीनगर में को फांसी दी गई कि इनका एक नेता या लीडर आ रहा है, तो उस वजह से उनको खुले में, ताकि ज़्यादातर लोग इनका साथ ना दें। क्यों खुले में फांसी दी जाती है, ताकि लोगों के मन में डर बैठ जाए, और डर बैठ जाए तो वो विद्रोह से डरे। टिहरी नरेश का ब्रिटिश समर्थन। टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी और अपने सैनिकों को अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए तैनात किया। उन्होंने अंग्रेजों को हर संभव समर्थन दिया और विद्रोह में शामिल नहीं हुए। तो अगर कभी सवाल आ भी जाए तो टिहरी नरेश क्या विद्रोह में शामिल थे, तो हमारा कहना क्या रहेगा कि उन्होंने ना तो समर्थन किया और ना ही वो उस विद्रोह में शामिल हुए, बकायदा उन्होंने 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी।
महत्वपूर्ण आंकड़े और निर्णय क्या लिए गए? हेनरी रैमजे की चतुराई के कारण कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र में अपेक्षाकृत शांत रहा। रैमजे ने लॉर्ड कैनिंग को पत्र लिखकर कहा कि उनकी जनता विद्रोह के समय शांत और राजभक्त थी। इस कारण कैनिंग ने परवर्तीय जनता को हथियार छीनने के आदेश रद्द कर दिए गए। 1857 के बाद क्या कहा गया था? लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले क्या रहे? गवर्नर जनरल। ठीक है, तो सारे आदेश हो गए थे, जिनके पास भी हथियार हैं पूरे भारत में सबसे हथियार छीन लिए गए थे। पर इस वजह से या इन अंग्रेजों का साथ देने की वजह से जो ये आदेश था वो रद्द कर दिया गया था लॉर्ड कैनिंग की तरफ से। किन के लिए? पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की। ठीक है, क्योंकि वो क्या रखते थे, जो आपके गोरखा है वो क्या रखते हैं? खुखरी, एक चाकू होता है ऐसा मुड़ा हुआ। ठीक है, चलो 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश महारानी का शासन शुरू हुआ। इसके बाद भारतीयों को निशस्त्र करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आगे बढ़ते हैं जरा। अब इस बात को समझना जरा। 1857 के पश्चात उत्तराखंड, 1857 के बाद कैसे उत्तराखंड चला, मुख्य तथ्य और घटनाओं को संक्षिप्त विवरण में रखेंगे। फैक्ट्स पे हम ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ इस क्लास का क्या मतलब है कि एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाए, सारे फैक्ट्स केवल इतनी ही बात पर लगभग 150 MCQ हैं जो केवल किस पर हैं? फैक्ट्स पर हैं। एक एक चीज, हर एक फैक्ट आपका उन सवालों में पूरा हो जाएगा। 10 सवाल हम स्टार्टिंग के आज करेंगे भी। उसके बाद जो दूसरा चरण होगा, अभी मैं बात करूंगा चरण की भी विद्रोह के, उस दूसरे चरण को पढ़ेंगे और उसके बाद पूरी क्लास में सिर्फ क्या करेंगे? सवाल करेंगे। और 150 सवाल जब हमारे तैयार हो जाएंगे तो एक मान के चलेंगे कि ये सेक्शन हमारा पूरा हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद उत्तराखंड में एक नए राजनीतिक जागरण का युग शुरू हुआ। इस क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं ने जन जागरण की लहर पैदा की, जिससे स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार हुई। प्रमुख घटनाएं क्या थी? सबसे पहले अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब। अल्मोड़ा में 1817 में अल्मोड़ा में स्थापित यह क्लब नरम दल की राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देने का केंद्र था। कौन थे इसके पहले संस्थापक? ये किसने बनाया था? वल्लभ भाई वल्लभ, गोविंद वल्लभ पंत नहीं थे, बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है। अल्मोड़ा अखबार के माध्यम से गढ़वाल और कुमाऊं की समस्याओं पर चर्चा शुरू की गई। ये है अल्मोड़ा अखबार, ऐसा दिखता भी था, एक साप्ताहिक पत्र था ये। कभी जब हम पत्रकारिता का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें तो ये सारी चीजें डिटेल में आएंगी, पर फिर भी ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला अखबार कौन सा था? हिंदी अखबार, हिंदी अखबार। वो कुछ बोलना चाह रहे हैं? उद्दट मार्तंड कब छपा? कोई नहीं, ऐसे में पूछ रहे हैं, जब सवाल पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी तो पढ़ो जरा, वो फिर फ्लो टूटता है। गढ़वाल यूनियन 1901, इसको और क्या बोलते थे? गढ़वाल हितकारिणी सभा। 1901 में देहरादून में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई। बेगार प्रथा के खिलाफ पहली बार प्रांतीय परिषद में मुद्दा उठाया गया। बेगार प्रथा आप सभी जानते भी होंगे, कौन सी प्रथा थी? जिसमें काम के बदले कोई पैसा ना दिया जाए। गढ़वाली मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1905 में गिरजा शंकर नैथानी द्वारा शुरू किया गया। सामाजिक जागरूकता और संस्थाएं। उत्तराखंड में सामाजिक उत्थान के लिए जाति आधारित और जाति निरपेक्ष संस्थाओं का उदय हुआ। सरोला सभा 1884 और गोरक्षणी सभा 1907 जैसी संस्थाएं सामाजिक सुधार में प्रमुख भूमिका निभाई। आगे बढ़ो। कुमाऊं परिषद, कोई नहीं, लास्ट में डिस्कस करेंगे। कुमाऊं परिषद 1916, हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, बद्री दत्त पांडे आदि ने कुमाऊं परिषद की स्थापना की। परिषद ने बेगार प्रथा, कानूनों और स्थानीय मुद्दों पर विरोध किया। 1923 में परिषद का विलय किससे हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। कुंजनी वन आंदोलन 1904। टिहरी राज्य, कुछ कहना? अच्छा डेट कह रहे हो आप, गलत है। 1900, ये कह रहे हो 1923 की जगह क्या करेक्ट करें इसमें? ठीक है, 1926 मान लेते हैं अभी। ठीक है, अभी मेरा मन
मेन मकसद क्या है, अभी इसको ओवरव्यू देंगे। जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो क्वेश्चन में करेक्ट होंगी, क्वेश्चन सारे फैक्चुअली करेक्ट है। ये आपको बस एक तरीके से ओवरव्यू है वहाँ की घटनाओं का। टिहरी राज्य में वन कानूनों और कर वृद्धि के खिलाफ यह आंदोलन अमर सिंह के नेतृत्व में हुआ। जनता के बढ़ते असंतोष के कारण महाराजा या महाराज कीर्ति शाह ने आंदोलनकारियों की मांगे मान ली। खसपट्टी वन आंदोलन 1906 से 1907। गढ़वाल में नई भूमि बंदोबस्त से वन संस्थानों पर जनता के अधिकारों में कटौती की गई। महिला नेता बलवती देवी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलनकारियों ने वन विभाग के अधिकारियों को बंधक बना लिया, जिसके बाद महाराज ने समझौता किया, लेकिन फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है, चलो इधर आओ जरा। एक ये इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? प्रथम विश्व युद्ध और गढ़वाली सैनिक। 1887 में गढ़वाल बटालियन का गठन हुआ था। गब्बर सिंह नेगी ने न्यू चैपल 1915 की लड़ाई में अद्वितीय वीरता दिखाई और मरणोपरांत उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। तो कभी कभार सवाल ऐसा हो जाता है कि विक्टोरिया क्रॉस से किसे सम्मानित किया गया, तो कौन थे वो? गब्बर सिंह नेगी। ठीक है, चलो आगे आओ जरा इधर। अब महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं क्या थी? होम रूल आंदोलन 1914 में कुमाऊं में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। किसने शुरू किया था ये होम रूल आंदोलन? अगर आपसे पूछा जाए, होम रूल लीग बोलते हैं जिसको कभी कभार। बहुत बढ़िया, दो लोग माने जाते हैं, एक तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, जिसमें मोहन जोशी, चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे ने भाग लिया। बेगार प्रथा के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ। कुली बेगार प्रथा के खिलाफ कई आंदोलन हुए। कुमाऊं परिषद ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी प्रशासन को खच्चर सेना का गठन करना पड़ा। खच्चर मतलब समझते हो क्या है? क्या बोलते हैं खच्चर, किसे बोलते हैं? हैं? बहुत बढ़िया। तो समान होता है, जो गधे और घोड़े के बीच की बात हो गई, तो वो किसे बोलते हैं? खच्चर को। तो कुली बेगार मतलब जो लोग पहले पहले अभी भी ये माना जाता है, जैसे आप कभी भी यमुनोत्री या गंगोत्री या पहाड़ी क्षेत्रों मंदिरों में जाओगे, तो जो पीठ पर उठा के ले जाते हैं, गोरखे होते हैं ज़्यादातर, वो उनमें ताकत होती है। ठीक है, पहले अगर बड़े बड़े पत्थर या लकड़ी ढोनी ढोनी होती थी, तो किसका किन को बोलते थे? लोगों को बोलते थे। इसी में क्या होता था, जो ये काम करवा रहे थे, इसी का उनको पैसा नहीं देता था, इसी को क्या बोलते थे हम? कुली बेगार। उसकी जगह अब कौन सी सेना तैयार हुई फिर? खच्चर सेना। निष्कर्ष क्या निकला इन सभी का, उस पर बात करें अगर। 1857 के विद्रोह के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता का विकास हुआ। कुमाऊं परिषद, गढ़वाल यूनियन जैसी संस्थाओं ने जन आंदोलन को दिशा दी और जनता की समस्याओं पर आवाज उठाई। सामाजिक सुधारों के साथ साथ बेगार प्रथा और वन कानूनों के खिलाफ संघर्ष ने उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत आधार प्रदान किया। अब बढ़ते हैं, इस बात को समझते हैं। महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटना ये तो हो ही गई, आगे आओ जरा। ठीक है, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण जो था, प्रमुख तथ्य और उसकी क्या घटनाएं थी? ठीक है, ध्यान देना। गांधी जी का उत्तराखंड से क्या नाता है, इस पर अगर बात करें थोड़ी बहुत, ये है कुछ जो थोड़ी सी इन्होंने क्रोनोलॉजी दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देवभूमि उत्तराखंड की धरती से खास लगाव था। बापू ने वर्ष 1915 से 1946 तक तकरीबन 6 बार उत्तराखंड की यात्रा की। कभी कभार अगर पूछ लिया जाए तो एग्जैक्ट कितनी बार यात्रा करी, इस पर अभी भी क्या है, लोगों का अलग अलग मतभेद है। पर ज्यादातर जो लोगों ने माना है वो कितनी बार लगभग इन्होंने यात्रा करी? 6 बार। ठीक है, पहली बार बापू वर्ष 1915 के अप्रैल महीने में कुंभ के मौके पर हरिद्वार आए थे और ऋषिकेश व स्वर्ग आश्रम भी गए थे। 1916 में फिर हरिद्वार आए और स्वामी श्रद्धानंद के विशेष आग्रह पर उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में व्याख्यान दिया। जून 1921 में भी महात्मा गांधी नैनीताल जिले के खैरना होते हुए ताड़ी खेत पहुंचे थे। तब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान खोले गए प्रेम विद्यालय के वार्षिकोत्सव में भाग लिया था। 1929 में जब गांधी जी की स्वास्थ्य कुछ खराब चल रहा था,
वे पंडित नेहरू के आग्रह पर स्वास्थ्य लाभ करने कुमाऊं की यात्रा पर आए थे। यही वो यात्रा थी जहां पर वो कहाँ गए थे, कौसानी गए थे, अल्मोड़ा। ठीक है, वो इसके बारे में यहाँ थोड़ा बता भी रखा है। अपनी दूसरी कुमाऊं यात्रा के दौरान 18 जून 1931 को वे शिमला से नैनीताल पहुंचे। मई 1946 में वे पुनः मसूरी आए और वहां 8 दिन तक रहे थे। अब देखो जरा, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के दूसरे चरण में गांधी जी के नेतृत्व के साथ आंदोलन में एक नई गति प्राप्त की। क्षेत्रीय समस्याएं जैसे बेगार प्रथा, वन कानून और आर्थिक कठिनाइयों के खिलाफ जनता ने आवाज उठाई और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगी। गांधी जी वर्ष 1929 में लगभग 2 सप्ताह उत्तराखंड के कौसानी नामक स्थान पर ठहरे थे, जो अल्मोड़ा जिले में है। यहाँ की सुंदरता को देखकर ही उन्होंने इसे क्या बोला था, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जहाँ गांधी जी रुके थे उसकी या उस आश्रम का नाम काफी बार पूछा जाता है, उसका नाम क्या है, अनाशक्ति आश्रम। ठीक है, चलो आगे बढ़ो जरा। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रह गया और फिर सवाल ही सवाल है इसमें। मुख्य घटनाएं और आंदोलन का संक्षिप्त विवरण अगर करें। असहयोग आंदोलन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का असर उत्तराखंड में बेगार प्रथा और वन आंदोलनों के रूप में दिखाई दिया। गढ़वाल में राय बहादुर, तारादत्त गैरोला और मुकंदी लाल जैसे नेताओं ने नेतृत्व किया, जबकि कुमाऊं में सरयू नदी तट पर 4000 से अधिक लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ शपथ ली। इन सब की कुछ डेट है, कुछ सन है, वो इसमें जानबूझ के नहीं लिखे गए, वो सवालों में आएंगे। और जब सवालों में आएंगे तो सवालों के माध्यम से वो याद रहेंगे। दुगड्डा अधिवेशन, कुछ कहना चाह रहे हो मतलब? दुगड्डा में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और कुमाऊं परिषद का 1923 में, यहाँ यही था शायद, ये आप बता रहे हो 1926, इसको देखेंगे एक बार क्योंकि उधर भी 1923 ही था ये। है, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये 40,000 और इस हिसाब से इतने ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि 40,000 लोग थे, 40,001 या 40,072। ठीक है, पर एक ओवरव्यू है कि इस तरह, अब जैसे वो है नाला पानी का युद्ध, तो कितने लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, तो ये एक इतिहास है। अंग्रेज बताएंगे 5,000, गोरखा बताएंगे 10,000, और तुम क्या बताओगे, हमें क्या पता। लड़े में दोनों। चलो, आइस पाइस धप्पा चल रहा है। वन आंदोलन भी चला। ब्रिटिश शासन के वन कानूनों में जनता ने परंपरागत अधिकारों को छीना। गढ़वाल और टीडी गढ़वाल में असहयोग आंदोलन के तहत जनता ने वन कानूनों का पुरजोर विरोध किया। गोपाल सिंह राणा को आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। ये ऐसा कभी कभी पूछा जाए या पूछा जा सकता है, तो याद रखना आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता कौन है, गोपाल सिंह राणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। कुली बेगार और कुली बर्दायश का विरोध। कुली बेगार में ब्रिटिश अधिकारियों के लिए बिना भुगतान सेवा करनी होती थी और कुली बर्दायश में खाद्य सामग्री मुफ्त में देनी होती थी। 1921 में बैरिस्टर मुकंदी लाल के नेतृत्व में चमेठा खाल में बेगार ना देने का निर्णय लिया गया। कुमाऊं में भी बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल जैसे नेताओं ने इस प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। बागेश्वर में 13 फरवरी 1921 को सरयू नदी के किनारे लोगों ने कुली बेगार ना करने की शपथ ली, जिसे रक्तहीन क्रांति कहा गया। दुगड्डा सम्मेलन, बेगार आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए दुगड्डा में एक सभा का आयोजन किया गया था। कौन सा सन था, मेरे ख्याल से यह ध्यान होगा 1929 या 20, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हर जगह। ठीक है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में बेगार के खिलाफ जन मत तैयार किया गया। देखो, जब सवाल करते हैं ना, एक तो आपने पढ़ लिया, एक इन्फॉर्मेशन खुद से पढ़ ली, तो वो याद रहना ना रहना बहुत मुश्किल चीज़ है। जब आप क्लास में बैठे हो, मान लो आपने 1 घंटा आपको क्लास में दिया, मैं लगातार इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कंटेंट ज़्यादा आ जाए। जब आप उस चीज़ को सुनते हैं बोलते हुए और 4 बातें 4 बार दिमाग लगते हैं 4 लोगों के, तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में और अच्छे से याद हो जाती हैं। फिर वो जब भी पेपर में जाओगे तो एकदम हिट करेगा सही ऑप्शन। आंदोलनकारियों ने गांधी जी के विचारों को प्रसारित करते हुए पंचायतों का गठन किया और ग्रामीण जनता को बेगार प्रथा के खिलाफ संगठित किया। अब देखो, ये कंकोडा खाल आंदोलन है, स्वराज पार्टी और सल्ट क्रांति,
ये इंपॉर्टेंट है। चमोली तहसील में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, कभी कभी क्या होता है, इधर तो जो इवेंट्स हुए और इधर उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इस तरीके से मेल मिलाप कर सकते हैं। ये लोग वो हैं जो बोलते हैं ना, प्रमुख व्यक्तित्व जो है उनके बारे में पढ़ना होता है, हर सिलेबस में लिखा होता है। तो ये जो हर जगह आंदोलन को शुरुआत देते हैं, इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इनके बारे में पढ़ना, इनकी जीवनी के बारे में पढ़ना, कहाँ पैदा हुए, क्या इनका रहा, किस तरीके से उन्होंने जीवन जिया, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। बैरास कुंड में आयोजित एक जनसभा में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर से बातचीत के बाद 1923 में बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। स्वराज पार्टी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद हरगोविंद पंत और गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड से चुने गए। 1929 में कुमाऊं में सामीन कमीशन के विरोध का नेतृत्व भी हरगोविंद पंत ने किया। सल क्रांति क्या थी? 1921 में हरगोविंद पंत के नेतृत्व में सल्ट क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है? कुमाऊं क्षेत्र में, अल्मोड़ा में पड़ता है। यहाँ से कौन बिलोंग करता है? हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, वो किस क्षेत्र से आते हैं? सल्ट क्षेत्र से ही आते हैं। ठीक है। पंचायतों के गठन और स्वराज आंदोलन से जुड़े कार्यक्रमों ने क्षेत्र में जागरूकता फैलाई। 1927 में गांधी जी के आगमन के दौरान सल्ट के लोग भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। ठीक है। यहाँ तक हम खत्म करते हैं, इसके बाद सवाल देखते हैं फटाफट। नायक सुधार अधिनियम, नायक जाति की अवयस्क लड़कियों से वैश्यावृत्ति की कुप्रथा के खिलाफ 1928 में नायक सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिससे इस घृणित प्रथा पर प्रतिबंध लगा। ठीक है। इसके आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और आगे जितने भी आपके हैं, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर जहाँ तक, वो 1947 तक का और भी चरण है, पर मैंने अभी यहीं तक रखा क्योंकि टाइम को देखते हुए कि 40 मिनट पढ़ो और 20 मिनट सवाल देख लो जरा। निष्कर्ष क्या है इसका? उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के दूसरे चरण में असहयोग आंदोलन, बेगार प्रथा का विरोध और वन कानूनों के खिलाफ संघर्ष जैसे आंदोलनों ने जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। ये क्यों लिखा जाता है निष्कर्ष? अभी तो आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पर जब आप थोड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे, पीसीएस में या फिर एसीएफ के पेपर में जहाँ रिटन एग्जाम होता है, तो वहाँ ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। अगर आप ये निष्कर्ष नहीं लिख पा रहे, कंक्लूजन, कि क्या उसका कंक्लूजन निष्कर्ष था, तो आपका आंसर अधूरा रहेगा हमेशा। आपको हर सवाल के अंत में क्या लिखना है? एक निष्कर्ष। आपने कोई चीज करी तो उसका निष्कर्ष क्या निकला, वो निष्कर्ष हमें जरूर चाहिए। ठीक है। तो वही है, वन कानूनों के खिलाफ संघर्ष जैसे आंदोलनों ने जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। इस दौरान स्वराज पार्टी और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भी क्षेत्र में जागरूकता और संगठन शक्ति को मजबूत किया। अब करेंगे हम सवाल। सवाल पढ़ेंगे पहले, थोड़ा सा गैस करने की कोशिश करेंगे, फिर इसके आंसर को देखेंगे। ठीक है। तो क्या है हमारा पहला सवाल? व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन, क्या मुख्य कारण था कि उत्तराखंड में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा? ठीक है। कारण ऐसा हो सकता है चारों हो, पर जब चार ऑप्शन आते हैं तो हमें क्या चुनना पड़ता है? सबसे सटीक या सबसे बेहतर। हथियारों की कमी, ब्रिटिश सैन्य शक्ति की मजबूती, स्थानीय समर्थन की कमी, या भौगोलिक नुकसान। ठीक है। मेन कारण क्या था? बहुत बढ़िया, आ जाओ इधर। करेक्ट आंसर क्या है? उत्तराखंड में 1857 के विद्रोह की विफलता का प्राथमिक कारण मजबूत ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पहले कौन आ गए थे 1815 से? सिंगोली की संधि के बाद अंग्रेज। अभी तो पढ़ा आपने, रैमजे ने क्या करा, वहां पर विद्रोह होने ही तो नहीं दिया। ठीक है। तो अगर वहां सैन्य मजबूती पहले से थी, लैंसडाउन पहले तो बन गया था। ये कैसी लैंसडाउन, क्या जगह है? छावनी है। रुड़की भी क्या है? एक तरीके से कैंटोनमेंट एरिया है। तो अगर पहले ही कैंटोनमेंट एरिया बन गए, सैन्य शक्ति मजबूत कर ली, तो विद्रोह उठने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल, किसने काली कुमाऊं में ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए एक गुप्त सैनिक संगठन की स्थापना की? तो ये तो आंसर आसान सा ही है, क्या है? कालू मेहरा। ठीक है। ऐसे लिखते हैं कालू मेहरा। ये है उत्तराखंड के प्रथम सेनानी, वीर योद्धा
कालू सिंह मेहरा। ठीक है, चलें आगे। ये देखो अगला सवाल। 1883 में अल्मोड़ा में गोविंद वल्लभ पंत ने किस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना में भाग लिया था? 1883 में एक वाद विवाद क्लब की स्थापना, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन, ये तो होगा नहीं शायद, इलबर्ट बिल के समर्थन में सभा, या होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1883 के आसपास कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुई थी। तो क्या हुई थी? इलबर्ट बिल। क्या था इलबर्ट बिल? अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में क्या था वो करने के लिए, संपर्क करने के लिए। ऐसी बात करोगे? नावेद, इलबर्ट बिल क्या था कि जैसे आपने 1905 में वो देखा था जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उससे पहले क्या आ गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब मुसलमानों को मुसलमान वोट डालेंगे और हिंदुओं को हिंदू वोट डालेंगे। इलबर्ट बिल का क्या मतलब था? इलबर्ट बिल में ये इलबर्ट क्या थे जिन्होंने इस बिल को प्रस्तावित किया था, पर यहाँ के जो हेड थे वो कोई और थे। उनका बहुत वो चली है इलबर्ट बिल, कंट्रोवर्सी चली वहाँ पे इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा। इस बिल में ये था मेन कि जो भारतीय जज है, वो भारतीय जज जो यूरोपियन यहाँ पर कंपनी के लोग हैं या जो शासन है, जो कर्मचारी हैं, उनका केस देख सकते हैं। यानी भारतीय जज के अंडर किसका ट्रायल हो सकता है, किसका केस लड़ा जा सकता है? यूरोपीय आदमी का। यही सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। इसका समर्थन किसने करा था? पूरे भारतीयों ने, कांग्रेस ने, गोविंद वल्लभ पंत ने, सब ने, कि ये कानून सही है। कि अभी तक क्या होता है, मान लो मैं हिंदू हूँ या फिर मैं भारतीय हूँ एक तरीके से, और मैं अगर मैंने कोई अपराध किया या जुर्म किया तो मैं जिस कोर्ट में जाता था उसका जज कौन होता था? अंग्रेज। और मेरे खिलाफ किसका पक्ष होता था? अंग्रेज का। तो जो पक्ष होगा तो पहले ही पक्षपात शुरू हो जाएगा कि अंग्रेज के खिलाफ अगर एक भारतीय है तो अंग्रेजी जज किसके पक्ष में ज़्यादातर आंसर वो देगा? अंग्रेज के पास। इस बिल में क्या था कि जज कोई भी भारतीय जज किसी भी यूरोपियन का केस अपने अंडर लड़वा सकता है। ठीक है, तो कब वो आया था ये? 9 फरवरी 1883। ठीक है, इसमें कुछ बताया ऐसा? ऐसा कुछ नहीं बताया इसमें, चलो कोई नहीं। आओ जरा आगे आओ। अल्मोड़ा में नव युवकों ने राजनीतिक चेतना बढ़ाने के लिए हैप्पी क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? अब दो दिक्कत है, 1903 या 1905। ठीक है, सवाल आ चुका है ARO में, बता रहे थे आप सहायक, है ना? 1903 या 1905, दो मत है। तो हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत अल्मोड़ा में की गई। इसकी प्राथमिक उद्देश्य युवाओं में राजनीतिक चेतना जगाना था, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय समाज को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, तो 1903 ही है आंसर, भी यही माना गया था उसमें। ठीक है, चलो। 1905 में देहरादून में कौन सा अखबार शुरू हुआ था जिसने गढ़वाल क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण निभाना? कौन सा? गढ़वाली। ठीक है, वो सभा कब बनी थी? 1901 में। पर ये अखबार कब से छपना शुरू हुआ था? 1905 में। चलो अब इधर आओ, ये है वो गढ़वाली मासिक पत्र है। ठीक है, इस तरीके से दिखता था ये जब छपा छपा था। 1905 में देहरादून से शुरू हुआ था गढ़वाली अखबार। चलो आगे बढ़ते हैं जरा भी। अब इधर आओ। कुमाऊं परिषद की स्थापना सितंबर 1916 में होने पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कुमाऊं परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? धार्मिक सामंजस्य बढ़ाना, स्थानीय आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, उत्तराखंड में राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षात्मक मुद्दों को समाधान, या ब्रिटिश उपनिवेशी नीतियों का समर्थन करना। तो ये कॉमन सेंस से भी बता सकते हो क्या है? सी है। ठीक है, ये सवाल मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि कल के दिन कभी लिखना पड़े, उद्देश्य लिखने पड़े। कुमाऊं परिषद आ गया, 50 शब्दों में लिखिए, तो उसमें ये नहीं बता सकते कि ये 1916 में इस तारीख को बनी थी और बात खत्म हो गई ना। उसका उद्देश्य क्या था, उससे फिर कांग्रेस में विलय कब हुआ, 50 शब्द है, 150 शब्द है, कितने शब्द है, उस पर डिपेंड करेगा आंसर हमारा। आओ जरा आगे। अब 1917 सितंबर में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी?
जो पहला सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी? बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत, जयदत्त जोशी या हरगोविंद पंत? तो क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, जयदत्त जोशी। चलो ठीक है। जयदत्त जोशी एक सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर ने कुमाऊं परिषद के पहले सत्र की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलो आगे आओ जरा। 10 सवाल है ये। अल्मोड़ा अखबार ने किस वर्ष में पहली बार कुमाऊं परिषद बनाने की कल्पना की थी? अल्मोड़ा अखबार ने किस वर्ष में पहली बार कुमाऊं परिषद बनाने की कल्पना की थी? यह सवाल है आपके पास। क्या कह रहे हो? बैठेगा यही 1826। क्या है फिर ये? 1826 में मिले हुए? 1826 देख तो ले से 1900 नहीं है ये। 1867 क्या है फिर ये? 1868 क्या है फिर ये? 1908 क्या है ये? ठीक है, तो इस बात को भी समझो साथ साथ। ठीक है। अल्मोड़ा अखबार ने 31 मार्च 1908 को ये बताया था कि राजनीतिक स्थितियों में सुधार के लिए एक संगठन की आवश्यकता की पहचान करते हुए कुमाऊं परिषद के गठन का विचार किया था। ये क्या है? उद्दंत मार्तंड था हिंदी का पहला अखबार। कब छपा था ये? 31 मई 1826। ये है वो 1826। ठीक है। 1867 उत्तराखंड का पहला हिंदी अखबार। अगर पूछ ले कोई उत्तराखंड का पहला हिंदी अखबार, समय विनोद। समय विनोद वो कब छपा था? 1867। ठीक है। चलो आगे आओ जरा। कुमाऊं परिषद के पहले सत्र के दौरान किस वैश्विक आंदोलन ने राष्ट्रवादी युवाओं को प्रभावित किया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, होम रूल लीग या भारत छोड़ो आंदोलन? भाई भारत छोड़ो आंदोलन तो मेरे ख्याल से 1942 के आसपास की घटना है। और असहयोग आंदोलन 1920 के लगभग की बात है। उन रोलेट एक्ट के बाद की बात है शायद 1920। सविनय अवज्ञा तो 1932 के आसपास की बात है शायद। और होम रूल लीग कब की बात है? ये है 1924-25 की बात है, 22 ऐसे ही कुछ था। सॉरी 14-16, 14 से 16 चला था ना होम रूल लीग। 1900, आओ इधर आओ। अच्छा 1916 से 2 साल, 1916 से 1918, सॉरी। होम रूल लीग ने कुमाऊं परिषद के पहले सत्र के दौरान राष्ट्रवादी युवाओं को गहराई से प्रभावित किया था, जिससे स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। ऐसा कुछ बोला भी था बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो कब बोला था? इसी में बोला था। ठीक है, होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान। ये है आपका आखिरी सवाल। 1919 के बाद किस ब्रिटिश सरकार के अधिनियम का कुमाऊं परिषद ने कड़ा विरोध किया था? ठीक है, तो कौन सा था 1919 में? रोलैक्ट एक्ट। ये रोलैक्ट एक्ट क्या था? ना बेल, ना वकील, ना वकील कर सकते और ना ही आपको क्या मिलेगा? बेल मिलेगी। ठीक है, रोलैक्ट एक्ट जिसने अंग्रेजों को संदिग्ध विध्वंसक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की अनुमति दी थी। ठीक है, यह है आज का मामला। तो रखें इतना ही, चलते हैं।